बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो कितने एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसकी जो मेन 4 स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले आता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेज आता है पायरेट ऑक्सीडेशन और तीसरा स्टेज आता है क्रेब्स साइकिल, जबकि चौथा स्टेज आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरेट, तो उस टाइम पे एटीपी की सिंथेसिस भी होती है और एनएडीएच की सिंथेसिस भी होती है। जो एनएडीएच है वो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप 6 में जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में, तो हमारे पास 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। जबकि एटीपी की सिंथेसिस स्टेप 7 जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, और स्टेप 10 जब फॉस्फोफिनोल पायोरेट कन्वर्ट होता है इनटू पायोरेट, तो उस टाइम पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। इस सारे प्रोसीजर में ड्यूरिंग स्टेप 7 और स्टेप 10 4 एटीपी सिंथेसाइज होते हैं और 2 एटीपी ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस के प्रेपरेटरी स्टेप में यूटिलाइज हो चुके होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब ग्लाइकोलिसिस पायोरेट में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास जो एटीपी का नेट गेन है वो 2 है। हालांकि बनते 4 एटीपी हैं लेकिन 2 जो हैं वो ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुके हैं, इस वजह से हम इसका ये कहते हैं कि नेट गेन हमारे पास 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद जब पायोरेट जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो 2 पायोरेट मॉलिक्यूल्स 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर हमारे पास मज़ीद 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है और क्रेब्स साइकिल के दौरान 6 एनएडीएच मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 जो हैं वो FADH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और क्रेब्स साइकिल के दौरान हमारे पास 2 GTP मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं जो कि ATP मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या उनसे जो है वो 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। अगर हम ग्लाइकोलिसिस, पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल के बाद टोटल नंबर ऑफ NADH देखते हैं, तो जो हमारे पास 2 पायरेट मॉलिक्यूल्स हैं वही आगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं, वही 2 क्रेब्स साइकिल में भी एंटर होते हैं। तो इस सारे दोनों साइकिल्स चलने की वजह से हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस, पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल के बाद जो टोटल हमारे पास NADH मॉलिक्यूल आते हैं वो आते हैं 10, और 2 हमारे पास FADH2 मॉलिक्यूल्स आते हैं। जबकि हमारे पास जो ATP की सिंथेसिस होती है डायरेक्टली, एक तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं और दूसरा यहाँ GTP से जो ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो भी हमारे पास 2 बनते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब NADH मॉलिक्यूल और FADH मॉलिक्यूल एंटर होते हैं तो वो कितने ATP मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ईच NADH मॉलिक्यूल की यील्ड जो है वो 3 ATP होती है, यानी जब एक NADH मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है तो उससे 3 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जबकि जो FADH मॉलिक्यूल है जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास जो टोटल ATP का नंबर आता है वो 2 होता है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ NADH मॉलिक्यूल 3 ATP जनरेट करता है और ऑक्सीडेशन ऑफ FADH मॉलिक्यूल हमारे पास 2 ATP जनरेट करता है। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान जो NADH मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 NADH के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे हमारे पास 6 ATP जनरेट नहीं होते, उससे हमारे पास 4 ATP जनरेट होते हैं, क्योंकि जो NADH का जो मॉलिक्यूल है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, ये उसके लिए इम्परमिएबल है, यानी ये उससे जो है वो पास नहीं हो सकता। तो ये अपने जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वही माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाते हैं और वो आगे FADH रिसीव करता है, और FADH की ऑक्सीडेशन से हमें पता है कि कितने हमारे पास ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं।
तो जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान जो NADH मॉलिक्यूल बने हैं दो, उससे हमारे पास 6 ATP जनरेट नहीं होंगे, बल्कि उससे हमारे पास कितने ATP जनरेट होंगे, 4 ATP जनरेट होंगे। तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन ऑफ NADH से 4 ATP जनरेट होते हैं और डायरेक्टली 2 ATP जनरेट होते हैं। तो टोटल गेन जो है ग्लाइकोलिसिस से हमें ATP का कितना मिला, 6। उसके बाद जो पायोरेट की जो ऑक्सीडेशन होती है, उस प्रोसेस के दौरान हमारे पास 2 NADH मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। इन 2 NADH मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास 6 ATP जनरेट होते हैं। उसके बाद क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 6 NADH मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं और 6 NADH मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास 18 ATP जनरेट होते हैं। जो 2 GTP की सिंथेसिस होती है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, उससे हमारे पास 2 ATP जनरेट होते हैं। और जो हमारे पास FADH मॉलिक्यूल जो होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास टोटल जो है वो 4 ATP बनते हैं। तो अगर हम इन सब को टोटल करें तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ATP आता है वो आता है 36। अच्छा, जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं और मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ ATP की जनरेशन है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन तो वो कितनी होती है। तो अगर हम इसका टोटल नंबर देखेंगे तो टोटल नंबर हमारे पास आता है ATP का 38, जबकि जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेपरेटरी स्टेप में यूटिलाइज हो जाते हैं। तो हम जब नेट गेन की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ATP जो है वो हमारे पास आता है 36। अगर हम प्रोक्रियोट्स की और यूक्रियोट्स की बात करें तो जो प्रोक्रियोट्स हैं उसमें 38 जो है वो ATP का नंबर जनरेट होता है, क्योंकि उसमें जो है वो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती। तो दो जो ATP के मॉलिक्यूल हैं वो यूक्रियोट के मुकाबले में ज़्यादा बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ ATP जो है वो बैक्टीरिया के अंदर 38 बनते हैं, जबकि यूक्रियोट के अंदर वो 36 बनते हैं।